हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्टडी फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 10th साइंस के फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है जीव जनन कैसे करते हैं, उसके लगभग दोस्तों हम लोगों ने 100 इंपॉर्टेंट वीडियो ऑब्जेक्टिव सवालों को लिया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रेंड्स पूरे चैप्टर का ये निचोड़ है। 100 MCQ सवाल है जो कि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है आपके बोर्ड एग्जामों में। तो इसको ध्यान से फ्रेंड्स समझिएगा और पढ़िए क्या क्वेश्चन करता है, और फ्रेंड्स लास्ट में फ्रेंड्स आपको आंसर बताना फ्रेंड्स कि कितने सवालों का आपको आंसर पता था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न को क्या कहता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये रहा, क्या कहता है। फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन होते हैं। पुंकेसर की वर्तिकाग्र की अंडाशय की वर्तिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। पुंकेसर जो है फ्रेंड्स आपका ये नर जनन अंग है, लेकिन दोस्तों वर्तिका, अंडाशय और वर्तिका ये सब क्या आपका मादा जनन अंग है। ये सब क्या आपका दोस्तों ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जो कि मैंने आपको बताया था पुष्प के सचित वर्णन वाले वीडियोज में, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर सेकंड क्या बोलता है। निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में कौन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी, शुक्र वाहिका। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शुक्र वाहिका। क्यों, देखिए अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पता क्या, इसी को दोस्तों बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में या कहीं इसका सेकेंड नाम फैलोपियन नलिका होता है। ठीक है, तो ये इतना शुद्ध लिख दिया दोस्तों हिंदी में ना कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, इसको फैलोपियन नलिका बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब तो आपका क्या होता है, मादा में होता है, तो ये आपका ये नर में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर किस तरह के जल में रहता है। जो डेंगू पैदा होता है दोस्तों, डेंगू जो बीमारियां उत्पन्न होती है वो किस तरह के जल में पैदा होती है। आपका ऑप्शन है साफ जल, बी है गंदा जल, सी है खारा जल मतलब इसमें नमक की मात्रा हो, अब डी है मृदु जल, है ना। तो इसका आपका ऑप्शन साफ जल हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसका क्या आंसर साफ जल हो जाएगा। साफ जल में क्या होता है आपका डेंगू मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा देर तक देखिए किसी भी आपका जलाशय देखिएगा ना तो उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता, क्योंकि ज़्यादा देर रखिएगा ना तो उससे फिर डेंगू आ ही जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। क्या बोला, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी जो पौधे होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है। पत्ती द्वारा, तना द्वारा, फूल द्वारा, बीज द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, फूल द्वारा। याद रखिएगा पेड़ पौधे जितने होते हैं दोस्तों सब में जो रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों वो पुष्प के द्वारा होता है, फूल के द्वारा होता है, फ्लावर के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि फ्लावर में ही दोनों पार्ट्स वहां पे आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है दोस्तों, उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होते हैं। अच्छा सबसे पहले तो आप जानिए कि उभयलिंगी होता क्या है। देखिए तो उभयलिंगी या उभयलिंग आश्रयी इसको बोलते हैं या द्विलिंगी बोलते हैं। इसका मतलब तो वो होता है दोस्तों कि वैसे पुष्प जिसमें क्या होता है एक ही पे क्या होता है, एक ही मतलब पुष्प मतलब एक ही में क्या होता है आपका नर जनन अंग होगा और मादा जनन दोनों एक ही जगह होता है, एक ही के पास होता है। ठीक है, तो उभयलिंगी पुष्प होता है। ठीक है, तो उसमें क्या उपस्थित आपका है, स्त्री केसर की पुंकेसर की दोनों। तो मैंने बताया सी, यदि कोई पुष्प में दोनों है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों है मतलब एक ही फूल पे, तो क्या हो जाएगा आपका, वो उभयलिंगी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि फूल में अलग अलग है तो वो उभयलिंग नहीं, वो एक लिंगी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। बोला कि निषेचन जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीजांड होता है आपका वो किस में परिवर्तित हो जाता है, किसमें बदल जाता है, फल में, फूल में, बीज में कि परागकण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीज में। याद रखिएगा जितने भी बीजांड होते हैं ना, बीजांड वो सारे के सारे क्या बीज में ट्रांसफर हो जाते हैं, बदल जाते हैं। किसमें, निषेचन के बाद होते हैं। जब भी निषेचन होता है ना तो बीजांड बीज में बदल जाता है। ठीक है, चलिए और जो तो अंडाशय किस में बदल जाता है, अंडाशय फूल में बदल जाता है, अंडाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोलता है। बोलता है कायिक प्रवर्धन में पौधों के किस भाग से नया पौधा निकलता है। देखिए आप सब फ्रेंड्स पढ़े होंगे टिश्यू फर्टिलाइजेशन, कायिक प्रवर्धन जो बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। तो समय क्या होता है, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण होता है किसी पौधे के किसी भाग से। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पौधा है ना,
ऐसे ऐसा ना, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों ना, यहाँ से एक पौधा निकलेगा और धीरे धीरे क्या होगा ना, वो बड़ा हो जाता है। मतलब यहाँ से निकल के वो बड़ा हो जाता है पौधा, मतलब एक पौधे के छोटे भाग से निकल के एक नया पौधा का निर्माण करता है ना। तो इसका ऑप्शन बोला तना से वो बनता है कि जड़ से बनता है कि पत्ती से कि सभी से, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वो पौधा कहीं से बन सकता है ना, कायिक प्रवर्धन में वो कहीं से भी बन सकता है आपका, तो 7वां हो जाएगा। सब आलू वगैरह देखे होंगे, तो आलू हम लोग एक रोपते हैं ना, आलू के जड़ से क्या होता है, बहुत सारा आलू नीचे बनता है, तो ये कायिक प्रवर्धन ही हुआ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, ये क्या बोलता है दोस्तों आपका, उत्तक संवर्धन में पादपक को उगाया जाता है। ये उत्तक संवर्धन जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसको कैसे उगाया जाता है, कलम द्वारा, है ना, कलम करके या दाब कलम करके या कैलस द्वारा या बीज द्वारा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, कैलस द्वारा। ये सवाल है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बिहार बोर्ड में ना ये बहुत सवाल एग्जाम में आता है, इसको डबल स्टार दे दिया हूँ। कलम कैलस जो बनता है दोस्तों, कैलस से ही क्या होता है दोस्तों, एक नया पौधा बनता है। कैलस को तो क्या करते हैं ना हम लोग, एक बहुत मतलब अच्छे वातावरण में, एक अच्छे मतलब हार्मोन वाले मतलब वातावरण में रख करके एक नया पौधा का निर्माण किया जाता है, पादप को उत्पत्ति किया जाता है, उसी को बोला जाता है उत्तक संवर्धन बोला जाता है। जो बनता है दोस्तों उसको कैलस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सवाल है ना दोस्तों ये बहुत ही मेहनती से निकाला गया है ना। एनसीईआरटी बुक को मतलब हर लाइन बाय लाइन पढ़ा गया है, उस पर एनालिसिस किया गया है, तब ये क्वेश्चन बने, ऐसे नहीं एरा गैरा कहीं से उठा लिया गया है। तो सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछने के 110% सामने बन रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए, इग्नोर मत करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों बोलता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। जो हाइड्रा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है, मुकुलन द्वारा, पुनर्जनन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा कि विखंडन द्वारा। तो ये मुकुलन द्वारा। मैंने जब बनाया था दोस्तों जनन का वीडियो, तो उसमें बताया था जनन 2 टाइप के होते हैं, लैंगिक अलैंगिक। लैंगिक में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें एक मुकुलन था, है ना। तो मुकुलन किस में होता था, मुकुलन हाइड्रा में होता था, ठीक है। तो यही आपका सवाल उल्टा कर दिया इस बार, ठीक है, सवाल को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। 10वां क्या बोला कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। पुंकेसर के जो आगे वाला भाग होता है या ऊपर वाला भाग होता है उसको क्या बोला जाता है ना। वर्तिका परागकोश की अंडाशय की वर्तिकाग्र। तो ये पुंकेसर है ना भाई, तो पुंकेसर का मतलब क्या होता है, नर जनन अंग, है ना। तो पुंकेसर में क्या क्या होता है, पहला बात तो कि वर्तिका पुंकेसर में होता नहीं है, अंडाशय होता नहीं है, वर्तिकाग्र होता नहीं है, वर्तिकाग्र होता नहीं है, तो बचा खुचा परागकोश हो गया हमारा, है ना। तो इस तरह से आप कॉमन सेंस के बेसिस पे भी सवालों को हल कर सकते हैं, ये आपका थोड़ा सा रहना चाहिए अपने टैलेंट। 11 नंबर, सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा फूल क्या है या कौन है। ऑप्शन है डोल्फिया, रेजिलिसिया, अड़हुल और गुलाब, गुलाब और रतरानी है, रैफलिसिया और गुलाब है, ठीक है। तो ये आपका देखिए इसमें तो बुल्फिया जो है तो ना ये सबसे छोटा होता है, और रेजलिसिया जो इसको बोला जाता है, रेजलिसिया ये आपका तो सबसे बड़ा फूल होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही बैठ रहा है आपका। तो इस सवाल को याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इन फ्यूचर में आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करने जाते हैं तो ये सब सवाल आपको घूम फिर के आपके पास आएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले से मेहनत कर लीजिए ताकि आगे चल के उतना ज़्यादा नहीं रगड़ना पड़े, ठीक है। 12 नंबर, एक सामान्य पुष्प में उपस्थित होता है, एक जनरल फ्लावर में क्या उपस्थित होता है। पहला बादल, दल पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, डी में से सभी। तो भाई देख लीजिए कोई भी एक पुष्प है ना, तो पुष्प में ये सब चीज़ रहना ही जरूरी है। पुंकेसर स्त्री केसर रहेगा तभी पुष्प कहलाएगा, पंखुड़ी रहना ही चाहिए, बादल रहना चाहिए, है ना। एक बादलपुंज होता है, एक दलपुंज होता है, तो ये सभी रहता है तभी उसको हम लोग पुष्प के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे 13 नंबर क्या बोलता सवाल है कि वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से ... कम होता है। आप सबको तो पता होगा दोस्तों कि वृषण जो होता है दोस्तों, वृषण कोश जो होता है वो शरीर के बाहर क्यों होता है, इसके रीजन है दोस्तों। क्योंकि वृषण कोश बाहर इसलिए रहता है दोस्तों कि वृषण कोश बाहर रहने से क्या होता है, टेम्परेचर कम जाता है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो लेकिन बाहर रहने से क्या होता है ना, शुक्राणु का निर्माण अच्छे से होता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है। आपको पता है शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण कोश के अंदर ही बनता है ना, शुक्राशय में। तो इसलिए वृषण कोश शरीर के बाहर होता है। तो बोला गया है कि बाहर रहता है टेम्परेचर कम होने के कारण,
तो कितना कम होता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही लाजवाब है। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है दोस्तों ना, वो कम होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है आपका दोस्तों, ये कम होता है किससे, शरीर के टेम्परेचर से, ठीक है। बाहर का जो रहता है टेम्परेचर कम जाता है, इसलिए इसको बाहर रखा जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 14 क्या बोलता है भाई, बोल रहा है कि ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं क्या कहा जाता है। मैंने ऐसे ही बताया था आपको, दोनों लिंग उपस्थित है मतलब दोनों उसमें आपका पार्ट्स है, नर जननांग भी है, मादा जननांग भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, उभयलिंगी बोलेंगे या द्विलिंगी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, अमीबा में जनन होता है, अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, कोशिकाज विभाजन, लैंगिक जनन कि मुकुलन। तो लैंगिक जनन तो होगा नहीं भाई, क्योंकि लैंगिक तो ये सब होता नहीं, ये सब तो एक कोशिकीय में आ जाते हैं, है ना। कोशिका विभाजन होगा दोस्तों, क्योंकि मुकुलन से क्या होता है, मुकुलन किस में होता है, मुकुलन हाइड्रा में होता है। ये मुकुलन दोस्तों किस में होता है आपका, ये मुकुलन दोस्तों होता है आपका, ये हाइड्रा में होता है, ठीक है। और लैंगिक तो ये सब होता नहीं है, तो कोशिका विभाजन से दोस्तों क्या होता है, अमीबा में बनता है, ठीक है। कोशिका विभाजन से बनता है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बताया था ना, अभी एग्जाम्पल दिया था आपको, आलू में जनन कैसे होता है, मुकुलन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा कि कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैंने बताया था ना कि आलू क्या होता है, आलू से बहुत सारे आलू बनते हैं, मतलब आलू की क्या होता है, जैसे आलू मान लीजिए तो है एक छोटा सा फफूंद निकलेगा, मुकुल निकलेगा, फिर तो क्या होगा ना, ये आलूआ का छोटा का जो पार्ट्स है ना, ये धीरे धीरे बड़ा होगा। अब बड़ा होकर पता दोस्तों क्या करेगा, ये धीरे धीरे इससे अलग हो जाएगा और ये भी एक बड़ा आलू बना देगा, ठीक है। तो ये सब क्या तो क्या ना आपका मुकुलन से होता है, सॉरी कायिक प्रवर्धन से होता है। 16 हो गया। 17 नंबर, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। मैंने बताया था ना, मुकुलन तो होगा नहीं, कोई अभी इसके पहले क्या था, कोशिका विभाजन था, ठीक है। तो कोशिका विभाजन को दोस्तों हम लोग विखंडन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं, विखंडन। यदि कोशिका एक भाग में बट रहा है, एक कोशिका से 2 कोशिका बन रहा है, तो मतलब एकल हो गया, सॉरी द्विविखंडन हो गया। यदि एक कोशिका से बहुत सारे बन रहे हैं तो बहुविखंडन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 क्या बोलता है, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें कौन सा विभाजन होता है, ठीक है। तो समसूत्री की, असमसूत्री की, अर्धसूत्री, डी है ए और बी दोनों। तो इसका दोस्तों आंसर ना आपका ई भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आपका समसूत्री और असमसूत्री दोनों तरह से विभाजन हो सकते हैं, कोई इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हो सकते हैं आपका, याद रखिएगा। सवाल नंबर 19, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है ना। जंतु बोल रहा है, मतलब जंतु मतलब जो उभयलिंगी मतलब उसमें दोनों अंग होता है, मतलब ठीक है, वो अपने से मतलब किसी के 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है संतति के निर्माण के लिए, उसको उभयलिंगी बोलते हैं। तो केचुआ, बिल्ली, कुत्ता, बकरी, तो भाई बिल्ली तो होगा नहीं, कुत्ता तो होगा नहीं, सब देखे होंगे, आंखों देखा हाल है ये सब। तो केचुआ दोस्तों ना, केचुआ आपका उभयलिंगी में आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। केचुआ को दोस्तों क्या बोला जाता है पता है आपको, थोड़ा याद कर लीजिएगा अंग्रेजी वाला वर्ड, क्योंकि इतना भी नहीं हिंदुस्तानी बन जाइए, हिंदी में लिप्त हो जाइए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है ना, आपका अंग्रेजी वर्ड भी देखना चाहता है, तो इसको सॉरी वर्ड लिखा गया ना यहाँ पे बॉर्न होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अर्थ बॉर्न बोलते हैं। तो ये केचुआ होता है। केचुआ को दोस्तों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, किसानों का मित्र इसी को बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन में देखिए, अलैंगिक में भी कोशिका विभाजन होता है और अलैंगिक में भी होता है। तो लैंगिक में कोशिका विभाजन कैसे होता है, तो इसका आंसर तो है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। इसमें कोशिका आधा भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। 2n है तो 2n से n बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। किशोरावस्था, यौवनावस्था, भ्रूणावस्था, है ना, सब पढ़े ना, वृद्धावस्था, ये सब स्टेज होते हैं हम लोग के, है ना, मानव के विकास में माने गए हैं। तो उसमें कोशिका जो अवस्था में जो परिवर्तन होता है, दाढ़ी आना, मूछ आना, हार्मोनल ग्रोथ, उसको क्या बोला जाता है ना, सवाल ही पूछ रहा। तो अंकुरन तो होगा, अंकुरन तो भाई ये प्लांट से रिलेटेड है। विभिन्नता, ये तो भाई जेनेटिक्स में चला गया। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी ही आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 22वां नंबर क्या बोलता है,
शिश्न ढाका होता है। शिश्न जो दोस्तों होता है आपका, वो आपका कैसे ढाका होता है, ठीक है। तो आपका दोस्तों इसका ऑप्शन है कर्पोरा कैमरनोसा, है ना, कर्पोरा कैमरनोसा, प्यूपिल्स, शुक्राशय, स्खनन नली। तो आपका पीपिल्स होता है, ठीक है। पीप्यूल्स जो होता है दोस्तों आपका, पीप्यूस जिसको बोलते हैं, इसी से दोस्तों क्या होता है आपका दोस्तों शिश्न क्या होता है, ढाका होता है, ठीक है। ये आपका दोस्तों बाहर का परत होता है, ठीक है। तो शिश्न किससे ढका होता है, पीप्यूस से ढका होता है। बहुत सारे ये हम आए हैं, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23, गर्भाशय में के किस भ्रूण भाग से विकसित होता है, मतलब गर्भाशय के किस भाग से भ्रूण विकसित होता है, ठीक है। तो मुख्य भाग की सर्विक्स की फंडस की योनि, तो सर्विक्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्विक्स हो जाएगा। जो भ्रूण जो बनते हैं दोस्तों आपका, वो कहाँ से बनते हैं, आपका सर्विक्स से बनते हैं। और दोस्तों भ्रूण जो कहाँ से फिर से आपका लेता है आपका पोषक पदार्थ को, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से जोड़ता है भ्रूण और वहीं से ये पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नर के शिश्न के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है। देखिए तो इसका जो क्वेश्चन का मतलब, जो नर के समजातीय जो है दोस्तों वो मादा में क्या मतलब, तो नर के जो शिश्न का फ्रेंड्स जो कौन सा जो पार्ट्स है दोस्तों वो मादा से मतलब मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो प्रीप्यूस जो है दोस्तों आपका ये मादा से मिलते जुलते होते हैं, है ना। मादा का जो फ्रेंड्स आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दोस्तों, उससे क्या होता है, नर का जो शिश्न होता है वो मिलता जुलता माना जाता है। समजातीय का मतलब वही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, देखिए तो कोई दिक्कत नहीं होता, फिर शर्माइए मत दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और भाई वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसीपन मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ पैसा लग नहीं रहा, इसमें लग रहा तो सिर्फ हम लोग का मेहनत लग रहा। और शेयर करने से फ्रेंड्स क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है कि नहीं भाई बच्चा डेडिकेटेड है पढ़ने के प्रति, है ना। इसलिए प्लीज़ अपना थोड़ा सा एक एफर्ट डालिए, थोड़ा शेयर करना है, कुछ नहीं करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर, डीएनए की प्रतिकृति, मतलब उसका प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी, जीरोक्स, मतलब उसके साथ बनना, है ना। एक प्रक्रिया क्या कहलाती है, सरल की बौद्धिक है कि जटिल है कि प्रागर्मिक है। तो इसका आंसर जटिल हो जाएगा। डीएनए का दोस्तों जो उस तरह का एक जो डुप्लीकेट जो बनता है दोस्तों ना, उस बहुत एक जटिल प्रक्रिया होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। अब डीएनए का कुछ बना रहे हैं वो दोस्तों आपका बहुत ही एक तरह से जटिल प्रक्रिया माना जाता है, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस नहीं होता है। तो ये आपका थोड़ा सा डीएनए वाला सवाल यहाँ पे आ गया, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 26वां नंबर क्या बोलता है, बोरा कि जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है हार्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी, उभयलिंगी, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो राइट है। देखिए दोस्तों हमारा देखो डेडिकेशन आप देखिए दोस्तों किस लेवल तक का है। आपको मैंने बता दिया था कि उभयलिंगी कहते हैं भाई, मैंने द्विलिंगी भी बोल दिया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल और बन रहा था कि भाई इसको ना हार्मोफ्रोडाइट ही बोला जाता है। तो मैंने इस सवाल को नया बनाया, क्योंकि ऐसा मैंने सोचा कि बच्चा सभी क्वेश्चन मिस ना हो। यदि क्वेश्चन कितना भी लेवल तक घुमा दे आपसे तो छूटना नहीं चाहिए, है ना। अब मुझे 99% गारंटी है कि जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे, यूपी बोर्ड के, वो द्विलिंगी उभयलिंगी ही जानते होंगे, ये नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने इससे भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। तो सारे सालों को आप ध्यान से रखिए, ठीक है। ये भी 10th में आपका नहीं है, आपको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम देने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इसको हल्का मत लीजिएगा भाई, ठीक है। जैसा बने स्क्रीनशॉट लेके या कुछ भी हो आप इसको देख कर लीजिए, ठीक है। ऐसे मैं से अपने ग्रुप में डाल दूंगा इसके PDF। 27वां, जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं क्या कहलाते हैं, है ना, क्या कहलाते हैं, मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन उसका अपोजिट हो गया है। पहला है हार्मोफ्रोडाइट, ये तो होगा नहीं। द्विलिंगी, उभयलिंगी, एक लिंगी, है ना। जिसमें नर और मादा अलग अलग जीवों में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। हार्मोफ्रोडाइट, द्विलिंगी, उभयलिंगी, एक लिंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक लिंगी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिंगी में क्या होता है, अलग अलग होता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 28, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। जब फीमेल जो मेल गैमिट और क्या होता है फीमेल गैमिट जब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं या जुड़ते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या बनाते हैं पता है आपको, जाइगोट बनता है। तो आपका ऑप्शन है बी राइट आंसर। इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है युग्मनज। इसको क्या बोला जाता है, युग्मनज बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 29वां नंबर, काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है।
कॉपर जो ग्रंथि होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका तो आपका ऑप्शन है शुक्राशय द्रव स्रावित करना, पुरस्थ द्रव देना, क्षारीय द्रव स्रावित करना, डी में से सभी। तो आपका ऑप्शन है सीधा राइट आंसर होगा क्षारीय द्रव को स्रावित करना। अब बोले कि सर ये थोड़ा समझा दीजिए, हमको समझ में आ नहीं रहा क्या इसका मकसद है। देखिए दोस्तों थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉपर ग्रंथि जो है ना दोस्तों, ये क्या करता है ना आपका, इस जनन को रोकने का काम करता है। जो जनन एक तरह से क्या होता है, जनन आप पढ़े हो ना, जनन नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, तो उसमें पढ़ना है। तो क्षारीय द्रव तो क्या करता है ना, ये आपको क्या करता है कि शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु द्रव होते हैं, वो उसको तो क्या करता है, ये उसको सक्रियता को कम करने का प्रयास करता है। कौन? कॉपर ग्रंथि। तो ये क्षारीय द्रव है, ठीक है, ये सब क्षारीय द्रव है, याद रखिएगा। तो इसका काम यही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है ना? पुरुष के जनन अंग में पाया जाता है। इसको अलग अलग करिएगा ना, तो इसका मतलब होता है जनन प्लस अंग, है ना, ये हिंदी संधि विच्छेद हो गया आपका। फैलोपियन नलिका भाई ये तो मादा में होता है। शुक्र वाहिनी, लेबिया माइनोरा यही भाई मादा में होता है। परिपक्व पुटक ये भी नहीं होता भाई, तो मादा में सिर्फ ये तीनों होता है। तो पूछ रहा नर में क्या पाया, जन नर में पूछ रहा, तो शुक्र वाहिका होता है, याद रखिएगा। शुक्र वाहिका, शुक्राशय, शुक्राणु, वृषण कोश सब आपका नर में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, केचुआ उदाहरण है। तो मैंने बताया था ना कि केचुआ में क्या होता है, नर भी अंग भी होता है और मादा जनन अंग भी होता है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ये उभयलिंगी जीव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, चेहरे में फुंसियाँ क्या होती, क्यों होती है? देखिए तो मैंने बताया था कि किशोरावस्था में क्या होती हैं, परिवर्तन होते हैं, है ना। जैसे से आपका एज बढ़ते जाता है, आप यौवना से किशोरा में आते हैं, तो आपका क्या होता है, कुछ परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, बाहरी और आंतरिक भी, है ना। हार्मोनल ग्रोथ, दाढ़ी, मूछ, आवाज़ भारीपन होना, है ना, ये सब चीज़ें होती है। तो आपका मुंह पे फुंसी आना भी एक तरह से क्या होता है ना, आपका एक ग्रोथ ही है, मतलब किशोरावस्था को ही दर्शाता है। तो बैक्टीरिया के कारण होता है कि अधिक तैलीय त्वचा के कारण होता है, पसीना के कारण, किसी से कोई नहीं, तो तैलीय त्वचा के कारण होता है। किसी किसी का जो होता है ना आपका दोस्तों त्वचा, जो स्किन होता है दोस्तों, वो औलीय होता है। तो औलीय त्वचा होने के कारण भी कभी कभी क्या होता है, फुंसी वगैरह निकलने लगता है, ठीक है। इसका भी उपाय है ना, ये सब नॉर्मल चीज़ है। 33वां नंबर, मार्डम में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो आपको पता होगा प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है कितने समय तक का होता है आपका। तो आपका दोस्तों 9 है, तो 9 महीने यानी कि 27 मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 270 दिन हो जाएगा आपका, या 9 मंथ आप इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला 34 नंबर, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मैंने बताया था ना, मुकुलन से होता है। अगला 35 नंबर, किस मार्ग में शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है? देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको पढ़ाया था नर जनन अंग, तो उसमें मैंने जब आपको पढ़ाया था पूरे रिप्रोडक्टिव पार्ट का एकदम पूरा एनालिसिस किया था, मतलब तो वहाँ से बताया था मैंने आपको कि शुक्राणु का जो है ना, वो मूत्राशय से जो निकलती नली, मूत्र नली, वो दोनों एक ही नली में मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो वो आपका तो मिलता है आपका मूत्र मार्ग में मिल जाता है, ठीक है। शुक्राणु जो वाला मार्ग होता है और मूत्र वाला, दोनों मूत्र मार्ग में मिल जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपका याद रखिएगा, मूत्र मार्ग में मिलता है ना। मूत्र वाहिनी भी इसको कहीं कहीं बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको मूत्र वाहिनी होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर डिजिटली इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि 100 सवालों को ना बोर्ड पे बताना भाई इम्पॉसिबल, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यह हार्मोन किशोरा में यौवनावस्था को नियंत्रित करता है। कौन सा दोस्तों हार्मोन है जो किशोरों में, मतलब किशोरों मतलब क्या होता है आपका, जो यही यंग वगैरह होते हैं जो बच्चे, उनमें यौवनावस्था में को नियंत्रण करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका तो थायरॉक्सिन तो होगा नहीं भाई, ये ना, ये तो होगा नहीं, आपका टेस्टोस्टेरोन ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ये आपको क्या करते हैं, यौवनावस्था में को नियंत्रण करने, कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि सारे सवाल है ना बहुत ही लॉलीपॉप सवाल हैं, ठीक है। इसका सवाल आपको बनने चाहिए, जैसे चैप्टर को पढ़े हैं। किसके शराब में शुक्र वाहिका में शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाता है? किसके शराब से, है ना, तो प्रोस्टेट से। प्रोस्टेट क्या है आपका, हार्मोन ही एक तरह से, है ना।
शुक्राशय से कि ए और बी दोनों से, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रोस्टेट जो हार्मोन है और शुक्राशय, ये दोनों जहाँ से होता है हार्मोन से क्या होता है, शुक्राणु तरल माध्यम में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। 38वां नंबर, किसके स्राव से शुक्राणु में कुपोषण प्राप्त होता है? शुक्राणु जो न्यूट्रिएंट है ना, तो शुक्राशय से होगा कि आपका क्या प्रोस्ट्यूट है, ए और बी दोनों है, तो इसका ए और बी दोनों जगह। देखिए तो शुक्राणु जो होते हैं ना फ्रेंड्स, में बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शर्करा, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ऐसा नहीं प्रोटीन बस सबसे शुक्राणु बनते हैं। उस शुक्राशय में ही जनरली इसका सारा बनना उसका होता है, ठीक है। 39 नंबर, भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? देखिए आ गया, मैंने बताया था ना अभी आपको, जो भ्रूण होता है इम्ब्रियो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्ब्रियो। इसका निर्माण क्या कहलाता है? इम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण जनन। तो इसका जो पोषण जो होता है आपका, न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं किसके द्वारा मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो भाई फैलोपियन नलिका कहाँ है, ये कहाँ आता है? सीधे ब्लड से, ब्लड होता है लेकिन इसके बाद भी कुछ होता है, ये नहीं होगा आपका। तो प्लेसेंटा आपका एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्लेसेंटा से क्या मिलता है? पोषक पदार्थ मिलते हैं। अगला 40वां नंबर, एक अंडाशय में कितने बीजाणु होते हैं? एक आपका अंडाशय या ओवरी में कितने बीजाणु होते हैं आपका? एक के, अनेक के, 3 या 4 या इनमें से सभी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा भाई। कोई ऐसा नहीं कि अंडाशय में एक ही बीजाणु हो गया, आपका एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, 3 या 4 बहुत सारे हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होता आपका। वो डिपेंड करता है कैसा प्रोसेस आपका रिप्रोडक्शन का। 41वां नंबर, उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक होते हैं, है ना। उत्तक जो संवर्धन होता है, टिश्यू कल्चर जिसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, उसमें किस प्रकार का टिश्यू होते हैं आपका? तो मैरिस्मेटिक उत्तक या परमानेंट उत्तक होता है, परमानेंट जिसको बोलते हैं हम ना, और सी एन ओ बी दोनों, और डी में से कोई नहीं। तो परमानेंट टिश्यू होते हैं तो ये आपको होता है तो मैरिस्मेटिक उत्तक होते हैं, मैरिस्मेटिक उत्तक होते हैं, है ना, याद रखिएगा। अगला 42वां नंबर, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है आपका? लाइसोसोम में कि गोल्गी काय में कि केंद्रक में? तो केंद्रक में होता है, याद रखिएगा। कहाँ होता है डीएनए? डीएनए कहाँ होता है? तो डीएनए आपका केंद्रक में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला 43वां नंबर, इनमें अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। इनमें जो जेनेटिक जो प्रॉपर्टीज होता है उसका मतलब संदेश यानी कि मैसेज वगैरह कहाँ किससे होता है, मतलब कैसे बोलते हैं कि वो जेनेटिक उसका गुण आ गया है या नहीं आया है, किसके बेसिस पे बोलते हैं? तो आपको पता होगा डीएनए ही हमारा है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, इसी से आपका क्या होता है, आपका होते हैं आपका, ठीक है। तो डीएनए में कौन सा एसिड होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखिएगा। इसी से आपका अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। अगला 44वां नंबर सवाल क्या बोलता है भाई? स्पीसीज की उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है आपका, है ना? समानता, समष्टि की विभिन्नता। तो स्पीसीज के लिए उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता होता है, ठीक है। एक आपका बहुत सारे नियम आए हैं, डार्विन साहब का नियम है, लामार्क साहब का नियम है, तो सब बहुत सारे विभिन्नता पे दिए हैं नियम वगैरह, जो कि आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 के बाद 45। देखिए तो कोई सवाल आपके ऊपर से उड़ रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़े, आप उस टॉपिक को मिस किए हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, सीधा सा मतलब। और ऐसा नहीं तो कि आपको सवाल जो अच्छे लगते हैं वही आएंगे, नहीं, जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं या जो बोरिंग लगते हैं वो भी सवाल आ सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल पहले वाला सवाल इस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये मैं कुछ पीवीआर को भी डाल दिया हूँ, ये आए हुए सवाल हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए। अगला दोस्तों सवाल नंबर 45वां, अंडाणु निषेचित होते हैं योनि से कि गर्भाशय से कि फैलोपियन नलिका से कि अंडाशय से, है ना। अंडाणु फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज किससे होते हैं अंडाणु? तो अंडाशय से, अंडाशय से ही ना इसका निर्माण होता है। देखिए तो तरीके तो अंडाशय का निषेचन जो होता है तो फैलोपियन नलिका से होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, फैलोपियन नलिका से। अंडाणु का जो निषेचन होता है दोस्तों वो आपका फैलोपियन नलिका में होता है। 46 नंबर, अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में क्या होती है? अंडाणु और शुक्राणु में दोस्तों जो गुणसूत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम का जो नंबर दोस्तों वो मादा कोशिका की तुलना में क्या होती है? समान होती है
कि दुगना होती है कि आधा होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, अंडाणु हो तो या तो शुक्राणु हो दोस्तों, इसमें जो नंबर होगा दोस्तों ना वो n हो जाता है, याद रखिएगा n होता है। इसमें दोस्तों आपका 2n होता है, याद रखिए, इसका आधा होता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 47वां, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, सेक्स क्रोमोसोम का कंप्लीट पेयर कहाँ पाया जाता है, पुरुषों में कि स्त्री में कि दोनों में कि किसी में भी नहीं, तो आपका बी न हो जाएगा, आपका स्त्री में हो जाएगा, पूर्ण जोड़ा पाया जाता है गुणसूत्र का। अगला 48वां नंबर, द्विखंडन में क्या होता है, द्विखंडन में क्या होता है आपका, पैरामीशियम में होता है कि एनिया में होता है कि लिंग में लिस्मेनिया में होता है कि डी में से सभी में होता है। तो द्विखंडन आपका पैरामीशियम में होता है, एनिया में, लिस्मेनिया में, तो तीनों में होता है दोस्तों आपका, ठीक है। लिस्मेनिया में होता है, पैरामीशियम में भी होता है, और आपका अमीबा में भी द्विखंडन होता है, याद रखिएगा। आप देखे होंगे मैं ऐसा ऐसा फिगर बनाया था ना आपका, तो देखे होंगे आप लोग इस तरीके से क्या होता है ना आपका, ये इधर कोशिका भाग जाता है और इधर भाग जाता है, और ये इस तरीके से क्या होता है आपका, यहाँ पे कोशिका दो भागों में बढ़ जाता है, इसका केंद्रक भी दो भागों में बढ़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विखंडन बोलते हैं, ठीक है। एनीबॉडी विल हैव प्रॉब्लम, कोई नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सवाल इंटरेस्टिंग है। 49वां नंबर, शुक्राणु बनता है, कहाँ बनता है शुक्राणु, स्पर्म कहाँ बनते हैं, वृषण में, गर्भाशय में कि मूत्राशय में कि अंडाशय में, तो आपका ये वृषण में हो जाएगा, वृषण में बनता है, ठीक है, वृषण में बनता है आपका। सवाल नंबर 50 आपका अर्धशतक लगने वाला है, ठीक है। बीज से नवोद्भिद मतलब नए पौधे जो विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है, बीज से सीड से क्या करते हैं हम लोग, नए पौधों का उद्भव करते हैं, नए पौधों का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहलाते हैं, निषेचन की, परागकन के, अंकुरण, तो आपका अंकुरण कहलाते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे अंकुर हो जाना, ठीक है। कभी कभी क्या होगा ना, जब बीज को आप रात में फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा ना पानी में, तो उससे अंकुर निकल जाते हैं, इससे जस्ट लाइक आपका क्या होता है, आपका चना डालते हैं, चना में क्या होता है आपका छोटे छोटे क्या होता है आपका अंकुर निकल जाते हैं ऐसे चने से, ठीक है। तो ये सब आपका क्या होता है, आपका अंकुरण कहलाता है। अगला 15 नंबर 1, जीव जनन क्यों करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है भाई, जीव जनन क्यों करते हैं। पहला, अपनी जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए, बिल्कुल सही है। रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि भाई हमारा जाति का अस्तित्व बना रहे और जाति का जनसंख्या बना रहे, है ना, पीढ़ी दर आगे दर चलता रहे। सेकेंड, अपनी जाति जनसंख्या वृद्धि के लिए, इसका भी एक पर्पस सही है भाई, जब जनसंख्या वृद्धि होता है। सी नंबर, आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, पहुंचाने के लिए भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। सवाल नंबर 52, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री, तो आपका ऑप्शन अर्धसूत्री ही हो जाएगा, याद रखिएगा, मैंने बताया ये सवाल पहले भी आ चुका है, ठीक है, थोड़ा अलग वे में था तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग। 53 नंबर, स्त्रियों के मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक परिपक्व मतलब क्या होता है, मतलब पूरा, मतलब इसको मैच्योर अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है दोस्तों मादाओं में, स्त्रियों में, फीमेल में, तो एक क्या होता है ना, एक परिपक्व अंडाणु बाहर निकलते हैं, है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद। उस सर्टेन पीरियड कितना दिन का होता है, तो आपका याद रखिए 14वां दिन। 14वें दिन क्या होता है दोस्तों, एक परिपक्व अंडाणु बाहर निकलते हैं अंडाशय से या योनि से। अगला 54वां नंबर, स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन निम्न में किन पौधे में होता है। देखिए दोस्तों, परागन कब होगा, परागन में क्या होता है, परागन में क्या होता है, पराग कण जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, वो बढ़ती काग्र पे आते हैं। वो कहाँ आते हैं, बढ़ती काग्र पे आते हैं। मतलब कि क्या, मतलब स्व मतलब सेल्फ, मतलब सेल्फ मतलब अपने ही पौधे पे उसका होता है, मतलब परागन, मतलब किसी अलग जगह नहीं होता। मतलब इसे मान लीजिए यहाँ से पुंकेसर है, यहाँ से परागकण गया और यहाँ बढ़ती काग्र है और यहाँ से क्या चला, यहाँ चला है, मतलब पंछी के माध्यम से, है ना। मान लीजिए ना तो आपका क्या है ना, एक पंछी है, ठीक है, ये पंछी मान लीजिए उड़ के
यहाँ से गया, यहाँ पे आकर बैठ गया, तो बैठ जाएगा तो वहाँ परागकण नहीं जाएगा, परागकण चल भी जाएगा, तो परागकण गया मतलब परागण की क्रिया हो गई। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उभयलिंगी। जिस पौधे में दोनों अंग होते हैं एक ही पौधे पे, एक ही पुष्प पे, तो वहीं पे क्या होता है आपका? स्वपरागण होता है। अब पर परागण कहाँ होगा? द्विलिंगी में होगा, सॉरी एक लिंगी में होगा पर परागण। इसमें क्या होगा आपका? दिल नहीं मानता भाई, तो एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है ना। 100% दीजिएगा तभी आपका 90% आ सकता है। अगला, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? पुष्प में निषेचन कहाँ होता है बता नहीं सकते आप लोग? बीजांड के भीतर, ये तो भाई गलत हो गया। भ्रूण कोश के भीतर कि भ्रूण कोश के बाहर के अंडाशय के पास? तो भ्रूण कोश के भीतर होता है, याद रखिएगा, बाहर नहीं होता। 56 नंबर, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं। अंडाशय गलत, बादल, अंडक, परागकण, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। परागकण होते हैं, ये सब नहीं होता भाई, परागकण होता है। सो क्या बोलते हैं? सो पॉलन ग्रेन बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? सो क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। पता है, एक बहुत फैक्ट बताता हूँ, फैक्चुअल बात बताता हूँ। बहुत सारे जो खिलाड़ी होते हैं ना, या धावक, रनर, एथलीट, वो क्या करते हैं ना, पॉलन ग्रेन को खाते हैं। क्यों? क्योंकि दर्द पीड़ा ना हो दौड़ने वक्त, है ना, पॉलन ग्रेन को खाते हैं। एक दवाई का भी नाम है, ठीक है, जो एक फॉरेन कंट्री में बनती थी, आगे जाके आपको पढ़ना होगा 12th में। 57 नंबर, वह युग्मक जो अचल और भोजन का संचय करता हो क्या कहलाता है? वह युग्मक जो अचल हो, मतलब आगे नहीं बढ़ सके लेकिन भोजन को कंज्यूम करता है, वो क्या कहलाता है? अंडाणु, शुक्राणु, बीजाणु कि अंडाणु, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा कि शुक्राणु तो मूव करवे करता है भाई, शुक्राणु तो मूव करवे करता है ना। योनि से देखते हैं कहाँ जाता है, तो अंडाशय के पास चला जाता है। बीजाणु भाई मूव करता है, लेकिन अंडाणु भाई नहीं मूव करता है। तो अंडाणु अचल होता है, लेकिन ये भोजन को कंज्यूम करता है, ठीक है। अगला 58वां नंबर, एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? एक लिंगी पादप भाई कौन है? सरसों भाई एक लिंगी नहीं, ये सरसों आपका उभयलिंगी है। ये सब दोस्तों क्या आपका? ये सब दोस्तों क्या होता है आपका? ये सब दोस्तों आपका दोस्तों क्या होता है क्या? ये आपका, ये सब आपका उभयलिंगी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला 59वां नंबर, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर का जो तो बेस होता है, बेस, वो क्या कहलाता है? तो आपका अंडाशय कहलाता है, याद रखिएगा। पुष्प का जब मैं आपका फिगर बनाया था ना, तो सबसे नीचे में क्या था आपका? अंडाशय ही था आपका। 60 नंबर, उत्तक संवर्धन में पौधों का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का निर्माण करता क्या कहलाता है? आप पढ़े होंगे, जो मैंने अभी बताया था कि आलू जो होता है उसमें उत्तक संवर्धन होते हैं, तो उससे क्या होता है कि नए पिंड का निर्माण होते हैं, एक नए आलू का निर्माण होता है। तो वो कैलस से ही ना बनता भाई, वो कैलस ही ना कहलाता है, याद रखिएगा। अगला 61वां नंबर, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या होता है? देखिए दोस्तों, कायिक प्रवर्धन के टाइप बहुत सारे होते हैं, मैंने बताया था ना। कायिक प्रवर्धन कहाँ कहाँ से होता है आपका? जड़, तना, पत्ती। तो बोला कि पत्ती से कौन किस में होता है? पत्ती से किस में होता है? आलू में तो पत्ती से होता नहीं है, प्याज में कि ब्राउफाइलिया में, गुलाब में? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्राउफाइलिया में हो जाएगा, है ना। उसको तो ब्रायोफिलम बोला जाता है, ठीक है, उसको ब्रायोफिलम बोला जाता है। तो घबराना नहीं है, ठीक है, फोड़ के आना है, जंग जीत के आना है। 62 नंबर, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में रहना चाहिए? आर्टिफिशियल, देखिए तो अभी क्या है ना भाई, हर चीज़ में आर्टिफिशियली इन्वॉल्व हो चुके हैं साइंटिस्ट लोग, है ना, इतना साइंस डेवलप हो चुका है। तो कायिक प्रवर्धन ना अब आर्टिफिशियली कराया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमको तो बागान में ना पौधा लगाना है ढेर सारा, तो ऐसा तो नहीं है भाई कि गुलाब का पौधा अब बनेगा, टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं ना हम लोग, एक मतलब प्रयोगशाला में ही, मतलब नर्सरी में ही कायिक प्रवर्धन करा लेते हैं आर्टिफिशियली, और वहाँ बहुत सारे फूल पौधे का निर्माण कर लेते हैं, है ना। तो ये कृत्रिम कहलाता है। तो इसमें बोल रहा है कि किन पौधों को उनमें रखना चाहिए कायिक प्रवर्धन में? जिनमें बीज उत्पन्न ना होता हो, जिनमें फल का निर्माण ना होता हो, जिनमें फल एवं बीज दोनों आते हो, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन है बीज राइट है, जिनमें फल का निर्माण नहीं होता हो, उसी में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? कायिक प्रवर्धन करते हैं, ठीक है। 63वां नंबर,
फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो आपको बताया था अंडाशय। और दोस्तों जिस फल में फूल अंडाशय में बदलते हैं ना, उसी को तो क्या होता है पता आपका? उसी को तो बोल रहा था सत्य फल। उसको क्या बोलते हैं? सत्य फल बोलते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आपका? आम भी आ सकता है। तो आम है ना, आम में आपका दोस्तों क्या होगा आपका? इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौसठवां नंबर, अपखंडन निम्न में किसमें होता है दोस्तों? अपखंडन दोस्तों किसमें होता है? अपखंडन, ठीक है, स्पाइरोगारा में, हाइड्रा में, प्लैनेरिया में, किनमें से कोई नहीं दोस्तों। अपखंडन दोस्तों ना तीनों में होता है, स्पाइरोगारा में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है और प्लैनेरिया में भी होता है, ठीक है, अपखंडन। 65वां नंबर, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है? तो पुंकेसर कहलाता है। अगला 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? इसको तो क्या बोला जाता है? पुनर्जनन बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको तो क्या बोला जाता है? इसको रीजेनरेशन बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? रीजेनरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो हाइड्रा में, अमीबा में, स्पाइरोगारा में किन से कोई नहीं। तो हाइड्रा में भी होता है आपका, ठीक है, आपका पुनरुद्भवन, पुनर्जनन। 67 नंबर, एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? दलपुंज की जलांग, जयांग की पुमंग की परागकोश। तो दलपुंज कहते हैं, देखिए, ठीक है। तो दलपुंज, दलपुंज क्या होता है आपका? ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है दलपुंज, ठीक है। पीटल है ना, पढ़े ना सब पीटल वगैरह आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना? 68वां नंबर, गोले डबल रोटी वाल पर राइजोपस कैसे जनन करता है? डबल रोटी जो होता है दोस्तों उसमें राइजोपस क्या होता है आपका? आ जाते हैं। तो जनन कैसे करते हैं? बीजाणु जनन से कि मुकुलन से कि पुनर्जनन से कि कायिक जनन से? तो वो तो बीजाणु जनन से करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है आपका? वो बीजाणु जनन से करते हैं, बीजाणुओं का निर्माण करते हैं बहुत सारे, वहाँ से वो क्या रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अगला 69 नंबर, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? बीजांड की ओर नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? आपका है हाइड्रोट्रोपिज्म, कैमरोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म, है ना। इसका आपका तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका कैमोट्रोपिज्म हो जाएगा, ठीक है। ये गुरुत्वानुवर्तन नहीं होता, ये तो पता किसमें होता है? ये तो आपका जड़ वगैरह होता है। जड़ वगैरह देखे होंगे ना कि नीचे की ओर फैलने लगता है, तो ये सब गुरुत्वानुवर्तन के कारण होता है। लेकिन या कभी कभी देखेंगे दोस्तों कि आप किसी लत्ते वगैरह में ना, आप किसी भी लत्ते को ना किसी रसरी से बांध दीजिएगा ना, तो वो उधर की ओर क्या डेवलप करने लगता है, वो सब प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, वो फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। लेकिन पराग नलिका जो डेवलप करता है दोस्तों, वो आपका केमेस्ट्रोट्रोपिज्म के द्वारा होता है, ठीक है। केमेस्ट्रोट्रोपिज्म या केमेस्ट्रो बोल देते हैं। छोड़िए रहे 17 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहता है? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? मैंने बोल बोल के थक गया हूँ। पुष्प में, है ना भाई, बहुत सारे सवाल हैं। आप यार बिलीव नहीं करोगे, इतना सारे सवाल यूट्यूब पे भाई कोई नहीं बताया होगा। मैं लिख के देता हूँ दोस्तों कि क्लास 10th में ना, मुझे 90% गारंटी है, कोई हो सकते हैं, ठीक है, बहुत महान टीचर है, वो क्लास 10th में दोस्तों एक चैप्टर के लगभग इतने सारे सवाल कोई नहीं कराएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। 17 नंबर, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। बीजाणु जनन बिल्कुल सही, मुकुलन बिल्कुल सही, विखंडन बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 72 नंबर, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है? ईस्ट तो पढ़े होंगे, ईस्ट क्या होता है ना। तो ईस्ट में या कवक में कैसा जनन होता है? मुकुलन तो भाई मुकुलन ही होता है ना, मुकुलन ही होता है, हाँ मुकुलन ही इसमें होता है, ठीक है। विखंडन होता नहीं, द्विखंडन होता नहीं है, अपखंडन होता नहीं है ना। ये सब द्विखंडन, ये तो अब आपका क्या होता है? ये तो आपका क्या उसमें होता है? ये आपका तो अमीबा में होता है ना। अगला दोस्तों सवाल नंबर
73 नंबर, किस पौधे का कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है? किस पौधे को तो टिश्यू कल्चर द्वारा उगाया जाता है? गुलाब को, कि अंगूर को, कि गन्ना को, सभी को? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और एक बात याद कर देता हूँ, इसमें उसी को उगाया जिसका बीज वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब उसके छोड़ी वो आर्टिफिशियल में आ जाएगा ना। तो गुलाब है, अंगूर है, गन्ना, ये सबको क्या कर सकते हैं हम लोग? कायिक प्रवर्धन से उगा सकते हैं, ठीक है। अगला 74 नंबर, बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जाते हैं? अब मान लीजिए दोस्तों बीज उत्पन्न नहीं करना, हमको ऐसा फल बनाना है उसमें बीज ही ना हो। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे आजकल बन रहे फल फूल ना, वो फलवा में बीज में नहीं रहता है ना। लेकिन देहात में रहते होंगे आप लोग, खाते होंगे फल फूल वगैरह, अमरूद वगैरह कुछ, तो बहुत सारा बीज रहता है, पपीता बहुत सारा बीज रहता है। लेकिन आजकल जो बन रहे हैं ना आर्टिफिशियली, जो बना रहे हैं किसी प्रोसेस से, उसमें भाई बीज बहुत कम रहता है ना। तो वो तो क्या होता है ना, वो कायिक प्रवर्धन से ही बनता है। मैंने बोला हूँ, इसके पहले ही बोल चुका एक सवाल में, वो कायिक प्रवर्धन से ही होता है। बहुत डेवलप कर चुका है भाई ह्यूमन, कहाँ पीछा करिएगा आप लोग। 75 नंबर, कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है? उत्पन्न पौधे जनक पौधों के समान होते हैं। भाई बिल्कुल सही है। ये जब देखिएगा गुलाब वगैरह का बनाया जाता है ना टिश्यू कल्चर से, गुलाब पौधे का जिस बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा आपका। उत्पन्न पौधे में फल एवं फूल कम संख्या में होते हैं। हाँ भाई, फल एवं फूल बहुत कम रहेगा, उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहते हैं, क्योंकि भाई कितना तो कायिक प्रवर्धन है ना। इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होता है, इसमें बीज नहीं होता। मतलब किसी पौधे का कुछ पार्ट्स को लाइए, आप पार्ट्स को काटिए और काट के लगा दीजिए मिट्टी में, उग जाएगा बिना बीज को बोए हुए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मतलब सांस सब सही बात है, सब सही बात है। 76 नंबर, हम अपने घरों में मनी प्लांट कैसे उगा सकते हैं? मुकुलन से? भाई ये तो होगा नहीं, मुकुलन से कहाँ होगा? पुनर्जनन से? पुनर्जनन भी नहीं होगा, कायिक प्रवर्धन से ही होगा, याद रखिएगा। कायिक प्रवर्धन मैंने बोले ना भाई, पौधा के एगो पार्ट्स लाओ, से मान लीजिए पौधा है, ठीक है, ये मान लीजिए पूरा डेवलप कर चुका है यहाँ से ऐसे, ये भी आपका डेवलप कर चुका है। अब क्या करना है ना, इसका कुछ छोटा सा पार्ट्स को ना काट दो, काट के क्या करो ना, मिट्टी में क्या करो ना, लगा दो, ठीक है। लगाने के बाद देखेगा ना कि भाई ये भी पूरा डेवलप कर जाएगा। तो ये सब क्या था? कायिक प्रवर्धन में ही होता है। 77 नंबर, गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है ना? अब कवक ही उत्पन्न होते हैं। अब कवक में क्या करते हैं आपका, ये क्या करते हैं आपका, ये बीजाणु जनन करते हैं, ठीक है। 78 नंबर, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन से है? जो हाइड्रा जो होता है उसमें प्रजनन कैसे करता है? मुकुलन से करता है, मुकुलन विधि द्वारा करता है ना। अगला 79 नंबर, बीज पत्र का क्या कार्य होता है? बीज पत्र क्या होता है? ये खाद को संग्रह करता है, ठीक है। मुख्य सुरक्षा तो और जनन, खाद संग्रह करना, बीज पत्र। हमको देखिए यही आपका ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका सही होगा। 80 नंबर, नव मतलब नए अंकुरित पौधों में यह होता है, क्या होता है? मूलांकुर होता है। मूलांकुर तो होवे करता है, देखे होंगे आप लोग, इसमें भी होता है आपका चना वगैरह। प्रांकुर भी होता है, बीज पत्र भी होता है, देखिए कि वो बीज पत्र भी रवे करता है अंकुर में। इनमें से सभी आपका हो जाएगा, ठीक है, डी इज राइट आंसर। अगला 81 नंबर, पक्षियों द्वारा होने वाले परागकन को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ना, परागकन को क्या किया, मतलब पक्षी क्या किया, पक्षी क्या किया, आया, अब परागक उसमें बैठा, अब बैठने से क्या हुआ ना, उसके पैरवा में क्या हुआ ना, परागकन चिपक गया पक्षिया में। और चिपकने के बाद क्या हुआ ना, वो पक्षी जो है वो बढ़ती काग पे आकर बैठ गया। तो उसको तो पैर में तो भाई, उसको जो पैर में जो दोस्तों क्या था आपका, वो पैर में जो उसको क्या था, पैर में क्या था आपका, परागकन था। अब फिर क्या हुआ, वो जाकर कहाँ बैठ गया, वो बैठ गया, कहाँ बैठ गया, वो बढ़ती काग पे बैठ गया। ये क्या आपका, ये क्या आपका परागकन है, ये क्या आपका पक्षी का क्या हुआ आपका, ये क्या आपका दोस्तों, ये पक्षी का क्या आपका पैर है। तो ये पक्षी के द्वारा ना हुआ भाई, मतलब अपने से तो हो नहीं रहा, तो स्वपरागन तो होगा नहीं। हाइड्रा मतलब पानी के द्वारा तो हो नहीं रहा है। एनीमोफैली
वायु के द्वारा तो हो नहीं रहा है, एंटीमोफैली कीट के द्वारा तो हो नहीं रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफैली। ये तो देखिए, यदि जल के द्वारा हो रहा है ना, इसको बोलते हैं, यदि हवा के द्वारा हो रहा है ना, ये बोलते हैं, और ये कीट के द्वारा हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं, और ये पक्षी के द्वारा होता है, याद रखिएगा, इसे आपको पढ़ना है। अगला 82वां नंबर, परागकण निम्न में किसके अंदर बनता है? परागकण परागकोश के अंदर बनता है ना, एंथ्रोसम, एंड्रोसियम। 83वां नंबर, अगर हाइड्रा के शरीर की कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होता है? वो जीवित नहीं रहेगा। ये भाई बिल्कुल गलत जवाब, जीवित तो रहबे करता है भाई। टुकड़े जुड़कर एक नए प्राणी बनाएंगे, ये तो नया प्राणी तो नहीं बनता है, हर टुकड़ा विकसित होकर नया हाइड्रा बनाता है, हाइड्रा। इसको तो क्या बोलते हैं, ये हाइड्रा या जिसको मुकुल बोल सकते हैं, वो मुकुल के द्वारा बनता है हाइड्रा। जो हाइड्रा बनता है ना, ये मुकुल से बनता है। अगला 84 नंबर, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में तो होबे करता है, पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिना होता है, ईस्ट में नहीं होता है। ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 25वां नंबर, पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? वो कहाँ बनते हैं? परागकोश में बनते हैं। स्त्री केसर में उपस्थित होता है, अंडाशय, वर्तिका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सब कुछ होता है स्त्री केसर में। 87वां नंबर, सॉरी जवान फिसल गया है, ठीक है। पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? पुष्प में बीजांड जो होता है कहाँ उपस्थित होता है? तो बीजांड तो भाई अंडाशय में ही होता है, और अंडाशय कहाँ होता है? आधारीय भाग है, ठीक है। अंडाशय तो क्या आपका, ये आधारीय भाग है किसका? पुष्प का। 88वां नंबर, पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होते हैं? पुष्प में मादा युग्मक, पुष्प में तो क्या होता है इसका? मादा मतलब क्या होता है आपका? स्त्री केसर, वो कहाँ मतलब मादा युग्मक होता है, ठीक है। बीजांड में, वर्तिका में, वर्तिकार में, तो ये आपका बीजांड में ही होता है, ठीक है। अगला 89 नंबर, निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय विकसित क्या हो जाता है? अंडाशय किसे बन जाता है? अंडाशय फल में बना जाता है। अगला 90 नंबर, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो फल बनने के लिए बात आया है, तो फल तो भाई आपका क्या होता है? अंडाशय ही बन जाता है ना। अगला 91 नंबर, रैपिड फायर हो रहा है, ठीक है। अब सवाल बहुत लॉलीपॉप आ रहा है, इसलिए आपको बनना चाहिए। परिवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं। परिवर्तित मतलब बहुत ही चेंजेज इन्वायरमेंट में, कंडीशन में जीवित कैसे जीव रह सकते हैं? समष्टि द्वारा कि प्रतिकूलन द्वारा कि अनुकूलन द्वारा? तो अनुकूलन द्वारा, याद रखिएगा। कोई भी जीव अनुकूलन द्वारा ही अपने परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, है ना। प्रतिकूलन है तो भाई मर ही जाएगा वो, ठीक है। समष्टि का तो भाई मतलब ही अलग हो जाता है। ये बोला बहुखंडन द्वारा जनन होता है। बहुखंडन मतलब तो क्या होता है ना, बहुत सारे जीव की कोशिकाएं क्या होती है ना, वो बहुत सारे कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं, है ना। तो अमीबा में तो होगा नहीं, क्योंकि अमीबा में क्या था? द्विखंडन था, है ना। लैसमिनिया में भी नहीं था, यूग्लिना में भी नहीं था, तो आपका इसमें भी नहीं होता, इसमें द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में तो क्या होता है आपका? बहुखंडन होता है आपका, है ना। 93 नंबर, द्विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है आपका? तो आपका देखिए अमीबा में भी होता है, और आपका ईस्ट में देखिए, हाँ लेसमिनिया में होता है, इसमें नहीं होता है आपका। तो आपका ये दोनों में क्या होता है? आपका द्विखंडन होता है। 94 नंबर, 94 अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है मुकुलन द्वारा? मुकुलन द्वारा किसमें होता है आपका? अमीबा में कि ईस्ट में कि प्लाज्मोडियम में कि लेसमिनिया में? तो आपका ईस्ट में भी होता है मुकुलन। मुकुलन ईस्ट में भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मुकुलन ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। 95 किसमें अपखंडन द्वारा जनन होता है? अपखंडन द्वारा, ईस्ट में कि लेसमिनिया में कि स्पाइरोगायरा में? किनमें से? सभी में। तो स्पाइरोगायरा ही एक जो है इसमें आपका अपखंडन की प्रक्रिया होती है। ये सब सवाल भाई एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल कर कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करने जाइएगा तो वहाँ भी सवाल एग्जाम में आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सब थोड़ा अपने से बेसिक को अभी से क्लियर करते चलिए आप लोग। 96 नंबर,
निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी मतलब मलेरिया को उत्पन्न करने वाला जीव है। प्लाज्मोडियम से तो होता नहीं, लिस्मेनिया से होता नहीं। देखिए मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से होता है, याद रखिएगा। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है? किससे होता है भाई? ये होता है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जीवाणु से होता है। 97 किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? भाई मैं बताया था ना, क्या बोलते हैं कलिका किस में निकलता है? आपका मुकुलन में ही निकलता है ना, कलिका निकलता है। इसी को कलिका को क्या बोलते हैं? इसी को मुकुल बोलते हैं, इसी को बर्ड बोलते हैं। 98 नंबर, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? मतलब लैंगिक मतलब तो इसको तो क्या बोलते हैं पता है? वो इसको STD बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। गोनेरिया होता है, गोनेरिया से भी है आपका, सिफिलिस भी है आपका, एड्स भी है। बोला कौन नहीं है? तो आपका टाइफाइड। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? टाइफाइड जो है ना दोस्तों आपका वो यौन संचारित रोग नहीं है। 99 नंबर बोला आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन तो जब कमी होता है आपका आयोडीन, तो वो कौन सा रोग होता है आपका? मधुमेह तो होता नहीं है, एड्स तो होता नहीं है, आपका स्कर्वी रोग तो होता नहीं, घेघा होता है, घेघा याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको गलगंड रोग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका? घेघा जो है आवाज में क्या भारीपन आता है ना, गला बच जाता है, तो आपका आयोडीन की कमी से ही होता है आपका, ठीक है। इसलिए आयोडीन में नमक देखा जाता है। अगला 100 है ना, क्या बोलता है? सेंचुरी लगने वाला है हम लोग का। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन यानी कि मैंने बताया था ना, इसको क्या बोलता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बर्डिंग बोलते हैं, ठीक है, बर्डिंग। तो किस में आपका रिप्रोडक्शन होता है? अमीबा में तो होता नहीं है, ईस्ट में भी होता है ना, ईस्ट में ही होता है आपका। देखिए मलेरिया परजीवी नहीं है, तो ईस्ट में तो होता है आपका, और क्या होता है आपका? हाइड्रा में भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने आज फ्रेंड्स पूरे सेंचुरी कंप्लीट की, जो कि फ्रेंड्स यूट्यूब पे एक बहुत ही रेयर वीडियो ही होगा दोस्तों, जिसमें एक चैप्टर से फ्रेंड्स आपका 100 सवालों को कराया गया होगा। मुझे रेयर ही लगता है तो इसलिए फ्रेंड्स, और दोस्तों ये मेरा मकसद फ्रेंड्स हर चैप्टर का, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा शुरुआती हुआ है, ठीक है। जितने भी फ्रेंड्स आपका क्लास 10th के साइंस के चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टरों का मेरा मकसद है फ्रेंड्स कि आपका 100 सवालों का एक सीरीज चलाया जाए, जिससे कि बच्चों को सारा निचोड़ मिल जाए, बार बार किसी मॉडल पेपर या किसी गेस्ट पेपर बार बार देखना ना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज एक सीरीज को खत्म किया हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों जो बच्चे लास्ट तक देखे होंगे उनको तो बहुत ही प्राउड फीलिंग और कॉन्फिडेंस मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों नया नया क्वेश्चन को देखे हैं वो लोग, ठीक है। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं प्लीज़ यार शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ज़्यादा ज़्यादा सीख सकें और नॉलेज को ग्रहण कर सकें, ठीक है। और बस दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको हमेशा आते रहेगा, धमाकेदार, बहुत ही सॉलिड कंटेंट मिलेगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखना तो प्लीज़ चैनल में जाके प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो क्लास 10th के डाले हुए टॉपिक पे, चैप्टर पे जाके इजीली आप गो थ्रू कर सकते हैं। मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।